These my dollars make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सब लोग। हमारी 11th क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ाई करना शुरू किया है कि नहीं, और अगर कर दिया है तो रोज़ कितने घंटे पढ़ रहे हो यार, ये कमेंट में ज़रूर लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना। और आज जो हमारा फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है विच इज़ फिजिकल वर्ल्ड, उससे फिज़िक्स की शुरुआत करने वाले हैं। फिजिकल वर्ल्ड जो है इट्स अ चैप्टर जिसका एक्चुअली एग्जाम में कोई वेटेज नहीं है, बट स्टिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ये हमको एक अच्छा ओवरव्यू दे देता है कि हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स एक्चुअली में होता क्या है वो हम ये चैप्टर जो है पढ़ के जानते हैं। नाउ दिस इज माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज रक्षित मंडलोई। आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। माई JEE मेंस परसेंटाइल वाज 99.7 एंड इसी के साथ में अगर आपने अभी तक पढ़ले का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर दो। एंड पढ़ले का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है विच इज़ फॉर JEE एंड नीट स्पेशली। वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आते हैं, तो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे भी फॉलो कर दो। एंड padle.in इज़ आवर वेबसाइट। वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी जो मटेरियल है वो अवेलेबल होता है। देर आर डिजिटल नोट्स अवेलेबल फॉर क्लास 11 जो कि हैंड रिटन है बाय IITians, तो यार वो भी जाके चेकआउट कर लो। नाउ हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा खुद से कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ दोज क्वेश्चन बीइंग्स फिजिक्स एक्चुअली में होता क्या है। फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स जो वर्ड है इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच एक्चुअली मीन्स नेचर। फिजिक्स में वी स्टडी द लॉज विच गवर्न्स नेचर। ठीक है, तो थोड़ा फील आ रहा होगा फिजिक्स एक्चुअली में होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे सम साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी नेचर, यानी कि सम साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स में जो हम लॉज हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, फिजिक्स को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो रिसर्च है वो किस तरीके से होती है, ताकि ये जो सब्जेक्ट है जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ते जाता है, तो वो किस तरीके से जो पूरी प्रोसेस है वो होती है। सबसे पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करते हैं नेचर से। हम देखते हैं हमारे अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही है। आप ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। कोई एक इंसान है जिसको फुटबॉल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है एंड वो एक फुटबॉल मैच देख रहा है। अब वो जो इंसान है फुटबॉल मैच देखते देखते फुटबॉल मैच के कई रूल्स को ऑब्जर्वेशन से समझ लेता है। लाइक उसे आइडिया लग जाता है कि बॉल जो है बाउंड्री बॉल के बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर बॉर्डर के बाहर बॉल जा रही है तो आउटसाइड होती है, रेफरी सीटी बजाता है। तो इस तरह की कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस जो है वो इंसान उस फुटबॉल मैच को देख के कर लेता है, जिसकी वजह से वो कुछ फुटबॉल मैच के रूल्स जो है प्रिडिक्ट कर सकता है। इसी तरीके से फिजिक्स में भी हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी होती है। लाइक न्यूटन ऑब्जर्व्ड कि जो एप्पल है वो पेड़ से गिरा था, तो दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन। अब उसने देखा कि एप्पल पेड़ से गिर रहा है, इसलिए देयर हैज़ टू बी सम फोर्स। उसने सोचा कि कुछ तो फोर्स होगा जिसकी वजह से जो एप्पल है इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। न्यूटन ने ऑब्जर्व कर लिया कि जो एप्पल है वो पेड़ से गिर रहा है एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अब इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वी डिड सम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब हमने देखा कि एप्पल ही अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है या फिर कोई भी मास किसी भी दूसरे मास से अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके लिए वी टुक 2 balls ऑफ मास m इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं जहाँ पे हमने देखा दैट दोज 2 balls ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करे एंड उन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से हमें और आइडिया लगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एप्पल है दैट वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। फिर हमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ा कि इट्स नॉट ओनली द एप्पल बट एक्चुअली एनी 2 ऑब्जेक्ट्स विच हैज सम मास अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हमने उसके ऊपर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इटसेल्फ। हमने देखा कि जो 2 बॉल हमने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करी थी उसमें से किसी अगर एक बॉल का हम मास डबल कर देते हैं तो क्या उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी डबल होता है? तो हाँ, ऐसा होता है। अगर हम उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल कर देते हैं तो क्या उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम होता है? तो हमने देखा हाँ जी, फोर्स भी कम हो रहा है एंड एग्जैक्टली 4 times कम हो रहा है। तो इससे हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग कर ली कि किन किन फैक्टर्स पे जो है वो फोर्स डिपेंड कर रहा है। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करने के बाद हम उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। वी ट्राई टू डेवलप अ इक्वेशन जिसकी मदद से हम उस फोर्स को है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला वो फोर्स जो है वो
किस मैग्नीट्यूड का लगेगा, किस सिचुएशन में कितना लगेगा, ये हम उस इक्वेशन से लिख पाए। इस तरीके से हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन बनाते हैं विच इज़ इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इक्वेशन होती है। तो दैट वी डिराइव्ड बाय सिंपली फाइंडिंग आउट कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द मासेस एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड वी कैलकुलेटेड द जी कॉन्स्टेंट, जो कैपिटल जी होता है उसकी जो वैल्यू आती है, वी कैलकुलेटेड दैट एक्सपेरिमेंटली। हमने कुछ मासेस रखे, हमने m1 जो दो मासेस हैं हमारे m1 m2 एंड r जो उनके बीच का डिस्टेंस है, हमें m1 पता था क्योंकि वो मास हमने रखा, m2 हमें पता था क्योंकि वो मास भी हमने सिलेक्ट करा है, एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो भी हमने ही सिलेक्ट करा है। तो हमें ये तीनों क्वांटिटी पता थी। इसके बाद वी मेजर्ड उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है। तो इन सब के बेसिस पे वी वर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज कैपिटल जी। एंड ऐसे हमें एक पूरी इक्वेशन जो है मिल गई विच वॉज अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक फिजिसिस्ट है तो यू आर ज्योतिष्य एज वेल। तो फिजिसिस्ट जो होते हैं वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब हमें पता चल गया है कि ग्रेविटेशनल जो इक्वेशन है वो एक्चुअली में है क्या। तो इस इक्वेशन की मदद से वी कैन टेल कि हम किस एंगल से, किस वेलोसिटी से एक रॉकेट को अर्थ से छोड़ेंगे, उसकी वेलोसिटी को हमें टाइम के साथ किस हिसाब से चेंज करना है ताकि वो मून पे पहुंच जाए। अब हम चीज़ें उस हिसाब से कर रहे हैं ताकि जो आउटकम्स हमें मिले वो वही मिले जो हम चाहते हैं मिलना। तो इस वजह से फिजिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये सब करने के बाद एक और चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली, लेकिन कई बार हमारे यूनिवर्स में कुछ फिनोमिनन ऐसे होते हैं जो पहले हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, बट हमने पूरी रीजनिंग के बाद जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन के बनने के बाद वो फिनोमिनन हो जाते हैं। और देर आर सम थिंग्स विच डिसप्रूव आर इक्वेशन। कई बार जिस हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं उस इक्वेशन के बेसिस पे चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए वो कई बार उस तरीके से नहीं होती है। तो इन दैट केस जो चीज़ हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन, यानी कि हमारी जो पूरी मेहनत थी उस पर पानी फिर चुका है। जो स्नेक एंड लैडर्स का हम गेम खेलते हैं, हम 0 से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 100 तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वो जो बड़ा वाला सांप आ जाता है जो एकदम एंड से लेके हमें एकदम स्टार्टिंग पे ला के रख देता है, कुछ वैसा ही सीन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है साइंस में बहुत ज़रूरी भी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नथिंग इज़ फाइनल इन साइंस। साइंस में चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। जो लॉज आज मैंने दिए हैं कल किसी फिनोमिनन की वजह से डिसप्रूव हो सकते हैं, एंड इस चीज़ के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए। एंड दिस इज एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ साइंस, दैट नथिंग इज फाइनल इन साइंस। ठीक है, अब इसके बाद दो डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में दी गई है, विच इज 2 प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, तो विच आर यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में यूनिफिकेशन के बारे में लिखा क्या गया है। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन्स इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। तो बेसिकली यूनिफिकेशन है क्या? यूनिफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू वी ट्राई टू एक्सप्लेन मैक्सिमम फिनोमिनन, लाइक मल्टीपल फिनोमिनन विद द हेल्प ऑफ फ्यू लॉज। लाइक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है। इट्स लाइक अगर एप्पल जो है वो पेड़ से गिर रहा है एंड अर्थ की तरफ आ रहा है, तो दिस फिनोमिनन वाज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेविटेशन। सिमिलरली देयर इज अ फिनोमिनन जिसके वजह से जो है मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो क्या ये जो फिनोमिना है ये भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्सप्लेन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सिमिलरली हमने ये मल्टीपल फिनोमिनन जो हमारे अराउंड हो रहे हैं उनको हमने एक ही लॉ, एक ही फोर्स की वजह से एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि जो फिजिक्स है उसमें चीज़ें यूनिफाइड हो जाए। वी ट्राई टू एक्सप्लेन फिजिक्स इन एज मिनिमम सेट ऑफ इक्वेशंस एज इट्स पॉसिबल। एंड काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट्स, इनफैक्ट आइंस्टाइन, हिज होल पर्पस ऑफ लाइफ वॉज कि वो एक इक्वेशन बना सकता है क्या विच यूनिफाइज एवरीथिंग, एंड उस एक ही जो इक्वेशन है उसकी वजह से पूरा जो नेचर है वो प्रिडिक्ट हो सके, जो पूरा फिजिक्स है वो जो है डिस्क्राइब हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो उसने काफ़ी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग तो कर ली थी, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू डेवलप अ नाइस मैथमेटिकल मॉडल, जो हमने अभी पुरानी स्लाइड में देखा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स जो है वो ब्रॉडली हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फिज़िक्स को ब्रॉडली हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं।
वन इज़ क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड इज़ रिलेटिविटी एंड थर्ड इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। हमारा जो 11th का सिलेबस है इसमें हमें मोस्टली जो है क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है। 12th में देर आर सम पार्ट्स विच डील्स विद रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स, बट बहुत कम लेवल तक। मोस्टली हमें 11th-12th में क्लासिकल फिजिक्स जो है वही पढ़ना है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फिजिक्स को इस तरीके से क्लासिफाई क्यों करा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साइज पे एंड उन ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है, उसके बेसिस पे हमने जो है ये 3 सेक्शंस बनाए हैं फिजिक्स के। अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो मॉडरेट है, यानी कि रियल वर्ल्ड में हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं किस साइज़ के होते हैं, एक बहुत बड़े हाथी से लेके एक बहुत बड़ी अर्थ, सन, जितना बड़ा सा बड़ा साइज़ तुम इमेजिन कर सकते हो उतना बड़ा साइज़, एंड काफ़ी छोटा साइज़ लाइक माई हेयर, उसकी जो विड्थ है उतना छोटा साइज़। ये जो रेंज है, इतनी जो रेंज होती है दैट कम्स अंडर क्लासिकल फिजिक्स। इतने साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट दे फॉलो लॉज जो कि क्लासिकल फिजिक्स के होते हैं, एंड इन्हीं के साथ उनकी जो स्पीड है दैट शुड बी मॉडरेट। मॉडरेट से व्हाट आई मीन, इट शुड नॉट बी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पता है ना सबको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर उन जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज नहीं है एंड वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटे नहीं है, तो दे फॉलो क्लासिकल फिजिक्स। अब वही ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटे नहीं है, दे आर ऑफ मॉडरेट साइज एंड उसी के साथ उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, किसी वजह से दे कम क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ पे हमारे जो जनरल लॉज हैं वो फेल होने लगते हैं क्लासिकल फिजिक्स के। देयर इसलिए रिलेटिविटी के जो लॉज होते हैं दे हैव टू बी फॉलोड। एंड सिमिलरली अगर जो चीज़ का साइज है वो बहुत छोटा हो जाए, तो इन दैट केस क्वांटम फिजिक्स कम्स इनटू पिक्चर, एंड वहाँ पे जो है क्वांटम फिजिक्स के लॉज जो हैं वो उस चीज़ को गवर्न करते हैं। यहाँ पे जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, यानी कि जो हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स दोनों लग जाते हैं। लाइक बहुत ही कम एक्सटेंट तक लगते हैं, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स अभी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटम पार्टिकल्स, तो वहाँ पे जो है रिलेटिविटी नहीं लग रही होती है। इस वजह से आइंस्टाइन वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड, लाइक जब भी क्वांटम फिजिक्स जो है इट वाज डेवलपिंग, तो जब भी उसके लॉज आ रहे थे तो आइंस्टाइन वाज फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये जो है रिलेटिविटी फॉलो नहीं करते हैं एंड ये कितनी अजीब चीज़ें हैं। उसको जो है क्वांटम फिजिक्स पसंद नहीं था। तो अभी तक जो रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स है ये यूनिफाई नहीं हो पाया है। लेट्स सी ये कब होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें क्लास 11 में चीज़ें पढ़ना किस किस तरीके से है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 11 का जो सिलेबस है विच इज़ मोस्टली क्लासिकल फिजिक्स, इसमें हम लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जी हाँ एक ही लॉ है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इनको हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है ये आपको क्लास 9 से पता है, तो आपको थोड़ा पता चल रहा होगा। सिमिलरली लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपने क्लास 9 में पढ़ा है, यू वुड हैव सम आइडिया। ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम जो है हमारे अराउंड जो साउंड वेव्स होती हैं, एंड ऑसिलेशंस में जो पार्टिकल, ऑसिलेटरी पार्टिकल होते हैं, लाइक अगर आप एक बड़ा सा कैन लेते हैं एंड उसको आप एक वाटर रिजर्वायर में छोड़ देते हैं थोड़ा सा दबा के, तो वो ऊपर नीचे होगा, राइट। तो उसके ऊपर नीचे होने की एग्जैक्ट जो इक्वेशन है, किस मूवमेंट पे उसकी क्या वेलोसिटी है, ये सब हम ऑसिलेशन में पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज़ें। सिमिलरली क्लासिकल मैकेनिक्स, रोटेशन, मोमेंटम, जो टॉपिक्स हैं, रोटेशन से काफ़ी बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। इनफैक्ट ये तक बोल देते हैं कुछ टीचर्स की रोटेशन का अगर क्वेश्चन एडवांस में आएगा तो तुमसे बनेगा नहीं, तो यार तुम इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना मत, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन तुमसे बनेगा वैसे भी नहीं। तो यार ये सब फालतू की बातें होती है। मैं मेरे जो एडवांस का पेपर था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैकेनिक्स के बना के आया था एंड बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मेरे साथ पढ़ोगे तुम लोगों को भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एंड हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो है किस तरीके से बिहेव करते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसमें हम काफ़ी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, लाइक इट्स टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाती है। एंड थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ एवरी टॉपिक जो कि तुम्हारे 11th के सिलेबस में प्रेजेंट है।
सबसे ब्रॉड होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये पढ़ने के बाद यार हम देख लेते हैं फोर्स है क्या। अब हम फोर्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल। जी हाँ, फोर्स इससे ज़्यादा नहीं होता है, ना ही इससे कम होता है। फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल। तो यार इसी के साथ मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना। अभी आपके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है, आप सभी लोग गलत करने वाले हैं। कौन से फोर्स लग रहे हैं एंड जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन आज के लिए, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना। अब हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारा जो नेचर है उनको, उसमें जितने भी तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब जो दूसरे फोर्सेस आप पढ़ रहे हैं इज नथिंग बट मेड फ्रॉम दीज फोर्सेस एज वेल। उनके नाम हम उनके इम्पैक्ट, उनकी सिचुएशन, जो इम्पैक्ट वो हमारी लाइफ में डाल रहे हैं उसकी वजह से हमने उनके नाम बदल दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वन ऑफ दीज 4 फोर्सेस ही होते हैं। तो ये फोर्सेस होते क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इनमें से भी जो मेन जो फोर्सेस हैं जो कि हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं डिटरमाइन करते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये तो सिर्फ न्यूक्लियस के ही अंदर लगता है। न्यूक्लियस के अंदर ही 2 तरीके के फोर्सेस लगते हैं एंड न्यूक्लियस के बाहर इतनी सारी जगहों में फिर 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो यार ये फोर्सेस होते क्या है इनके बारे में अब हम जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपकी जो क्लास 11th है वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये किसी भी 2 मासेस के बीच में लग सकता है एंड इसकी जो इक्वेशन होती है विच इज रिटन बाय Gm1m2/r²। और ये जो फोर्स होता है इज वीकेस्ट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। अब यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्ट होता है किसी भी 2 मासेस पे। लेकिन अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये किन्हीं भी 2 मासेस पे ये फोर्स जो है एक्ट हो रहा है, तो अगर हम एप्पल को छोड़ते हैं तो वो तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ पे आ जाता है, लेकिन मून जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो तो उसी रेडियस पे घूमते जा रहा है। तो इट्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद आपको उसकी थोड़ी फील आने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी मैं आपको उसकी थोड़ी फील दे सकता हूँ। बेसिकली एप्पल जो है गिर रहा है, सिमिलरली मून गिर क्यों नहीं रहा है। अगर अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है तो मून गिर क्यों नहीं रहा है, तो उसका आंसर है कि मून गिर रहा है। जी हाँ, मून गिर रहा है, लेकिन वो उस रेट से गिर रहा है जिस रेट से अर्थ का कर्वेचर चेंज हो रहा है। इस वजह से ऐसा लगता है कि वो गिर ही नहीं रहा है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं कर दिया, इसके बारे में आप थोड़ा और सोच सकते हैं। बेसिकली सर्कुलर मोशन में ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो हाँ, किन्हीं भी 2 मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली किन्हीं भी 2 चार्जेस पे लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर 2 चार्जेस जो है उनका साइन सेम है तो वो रिपेल करेंगे, अगर अलग अलग है तो अट्रैक्ट करेंगे। एंड ये जो फोर्स है इज गिवन बाय द इक्वेशन K(q1q2)/r²। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि यही 2 फोर्स से हमारे आसपास जितने भी लगने वाले फोर्सेस हैं वो डिस्क्राइब हो जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप इस हाथ को पुश कर रहे हैं तो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ये कौन सा फोर्स है भैया फिर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे जो 2 हाथ हैं दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एटम्स एंड जो एटम्स होते हैं उसमें चार्ज होता है। तो बेसिकली मेरे इस हाथ के जो एटम्स हैं वो इस हाथ के एटम्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है। और एक्चुअली में कभी भी 2 एटम्स जो होते हैं वो खुद को टच नहीं करते हैं। तो अगर ये खुद को टच नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको फील कैसे कर पा रहा हूं। बेसिकली वो जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो ही मुझे जो मेरा हाथ का जो टच है वो फील कराता है। नाउ वील स्टडी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है क्या होता है। तो ये थोड़ा समझना अभी हो सकता है मुश्किल हो, बट मॉडर्न फिजिक्स में आपको इसकी फील आने वाली है। अभी मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ।
Strong nuclear force is nothing but a force which binds the nucleus. एक्चुअली में हमने देखा कि जो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड उनका जो फोर्स है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अगर हम उनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम कर देंगे तो वो जो फोर्स है जो उनको रिपेल करेगा वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और वो एक दूसरे के कितने पास होते हैं. अब आप खुद सोचिए कि वो 2 प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे क्या. तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट कैसे करता है? इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स विच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है वो कितना ज़्यादा लगेगा अगर उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम है. तो न्यूक्लियस को बाइंड रखने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब हम समझते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है. वीक न्यूक्लियर फोर्स हम क्लास 12th में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तभी वील कम अक्रॉस सम फिनोमिनन जहाँ पे जो है हमारा जो न्यूट्रॉन है दैट विल बी ब्रेकिंग इनटू सम मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स. लाइक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है एंड इट ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो. तो बेसिकली अब अगर न्यूक्लियॉन ब्रेक हुआ है और वो ब्रेक होके कन्वर्ट हुआ है इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो जब वो ब्रेक होता है तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स जो कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होने के बाद उनको अलग अलग डायरेक्शन में जो है भेज देता है. तो ये थोड़ा सा आपको फील आया होगा. अगर नहीं आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक्चुअली में क्लास 12th में आप पढ़ते हैं. एंड इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है. तो अगर हम बाकी जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनकी स्ट्रेंथ रिलेटिव टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिखें तो इन दैट केस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 10⁻⁻38 टाइम्स स्मॉलर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स विल बी 10⁻⁻13 टाइम्स स्मॉलर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी 10⁻⁻2 टाइम्स स्मॉलर. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके रिलेटिव में ही हमने लिखा है सब. अब हम इनकी रेंजेस देख लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है दैट इज इनफाइनाइट. वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, इसलिए इसकी रेंज बहुत कम होती है. ये टेबल एनसीईआरटी में भी गिवन है तो यार एक बार इससे गो थ्रू हो जाना. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है अगेन उसकी रेंज इज इनफाइनाइट, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज इज इनफाइनाइट. तभी हम एक्चुअली में देखते हैं कि वो हमारे अराउंड हो रहे होते हैं. एंड जो वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं इनकी रेंज जो है बहुत कम होती है, इसलिए ये एक न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट कर पाते हैं. एंड ऑपरेट्स अमंग, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार आप एनसीईआरटी से ये रीड फिर से कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है. बेसिकली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फिजिक्स के 2 मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं. फर्स्ट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, जिसमें से यूनिफिकेशन जो है विच इज हम ट्राई टू एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग फिनोमिनन्स को यूजिंग वन लॉ. सिमिलरली हम ट्राई टू एक्सप्लेन करते हैं जब दूसरे फिनोमिनन को यूजिंग वन फोर्स, तो इन दैट केस हम यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन अंडर द कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यानी कि हमने देखा कि जो एप्पल है वो पेड़ से गिरा एंड अर्थ पे आया तो कुछ फोर्स था. सिमिलरली जो अर्थ है दैट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन, तो ये भी कुछ फोर्स है. न्यूटन ने बोला कि ये कोई अलग अलग फोर्स नहीं है, इट्स द सेम फोर्स. तो यहाँ पे हमने यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कर दिया एंड वी कॉल्ड इट अ कॉमन फोर्स विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. Similarly, Maxwell unified electromagnetism and optics with the discovery that light is an electromagnetic wave. पहले light was not thought of as an electromagnetic wave, लेकिन afterwards when it was thought of as an electromagnetic wave, तभी जो Maxwell's की electromagnetism की equation थी that जो है described the nature very well. And उसके बाद Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism but could not succeed in its venture. तो यार ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इनको यूनिफाई करने की कोशिश करी थी आइंस्टाइन सर ने, लेकिन उन्होंने काफ़ी एक्सटेंड तक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करी बट वो मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं कर पाए, तो he could not succeed in this venture. And similarly, the electromagnetic force and the weak nuclear force have now been unified and are seen as aspects of a single electroweak force. ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स,
ये यूनिफाई हो चुके हैं, लेकिन यार हम तो इनको अलग अलग ही मानेंगे अभी, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये अभी अलग अलग ही हैं, बट एक्चुअली में अभी इनको यूनिफाई कर दिया है एंड दे कम अंडर अ सेम कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. एंड इसके बाद यार गाइज एनसीईआरटी रीड कर लेना इस चैप्टर की. इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, इट वॉज जस्ट डिज़ाइन सो दैट आपको एक फिजिक्स का आइडिया आ जाए. आई बिलीव कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा एक आइडिया दे पाया हूँ. स्टिल आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर हैं, इनकी एक बार रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड इसके बाद यार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ वीडियो कैसी लगी, पहली वीडियो थी, फील आया कि नहीं, और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम अगली वीडियो में कर सकते हैं यार. तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख देना ये सब. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर.